नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स के अपने पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लंपों की मासिक खपत होगी। बोल रहा है कि अगर 100 वाट का 10 बल्ब है उसे 8 घंटा में जलाएंगे तो कितना मासिक खपत होगा, यानी कितने यूनिट का खर्च होगा। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना होता है? अगर हम बात करें तो एक यूनिट जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास 1 किलोवाट घंटा का। यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोवाट का इक्विपमेंट जो है अगर 1 घंटा तक जलता है तो मेरा 1 यूनिट का खपत देगा। तो पहले निकाल लेते हैं कि कितने वाट का इक्विपमेंट मेरा जला है। तो 100 वाट का बल्ब है, 10 बल्ब है और टोटल जला कितना 8 घंटा तक। यानी मेरे पास आया कितना 8000 वाट घंटा। कितना मेरे पास 8000 वाट घंटा। हमको निकालना किसमें, किलोवाट घंटा में। तो इसको भी ख्याल से भाग कर देते हैं 8000 बटा में 1000। 8000 बटा में 1000 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया का एक दिन का है कितना 8 यूनिट। हमसे क्या पूछा है, मासिक खपत एक महीना का। तो एक महीना का कितना हो जाएगा ये 8 गुना में 30 यानी कि 240 यूनिट। कितना आ जाएगा 240 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी है? तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा जो है वो बाद में चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। इसमें चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा उसमें संग्रहित है उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि उसमें रसायन के रिएक्शन से ऊर्जा बनती है। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? तो मानव शरीर द्वारा कार्य करने में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो होती है आपको रासायनिक ऊर्जा। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। अच्छा, ये ऊर्जा आपको मिलती कहां कहां से है? तो पहला तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा मिलता है वसा से, ठीक है, और तीसरा मिलता है प्रोटीन से। ये तीन जो हमारे एलिमेंट हैं इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। अगर हम प्रति यूनिट ऊर्जा की बात करें, सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो हमको मिलती है वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा जो हमको मिलती है वो मिलती है वसा से प्रति यूनिट का। लेकिन ओवरऑल हम बात करें सबसे अधिक ऊर्जा किससे आती है तो मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो खपत होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऊर्जा हमको किससे ज्यादा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन प्रति यूनिट का बात करें तो प्रति यूनिट जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा मिलती है हमको वसा से। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो जब वस्तु का वेग दुगुना हो जाएगा तो तुरंत दुगुना हो जाएगा? नहीं, संवेग दुगुना हो जाता है। सही बात है। गतिज ऊर्जा? नहीं। स्थितिज ऊर्जा? नहीं। देखिए कैसे हम चेक करते हैं। जब वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो पहले अगर वस्तु का वेग v था तो अब वस्तु का वेग कितना हो गया 2v। हमसे क्या पूछा? संवेग। अच्छा, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर mv। तो पहले वाले केस में p बराबर mv हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले केस में p जो है वो कितना हो जाएगा m गुना 2v। यानी कहने का मतलब है 2mv। तो इस केस में ये mv का कितना हो गया? डबल हो गया। और mv को हम क्या माने थे? p माने थे। तो यानी कहने का मतलब है अगर हम बात करें इसको p1 मान ले, इसको p2 मान ले, तो हम बोल सकते हैं कि p2 जो होगा वो 2p1 होगा। यानी कि संवेग दुगुना हो जाएगा। क्लियर है? गतिज ऊर्जा के बारे में चेक कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है मेरे पास
1/2mv²। तो ये पहले वाले केस में हो जाएगा गतिज ऊर्जा, इसको E1 मान लेते हैं। अच्छा, दूसरे वाले केस में गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/2m गुने 2v²। ठीक है, 1/2m गुने 4v²। अगर 4 को बाहर निकाल लिया जाए तो 4 गुने 1/2mv², और mv² को क्या माने हैं? E1 माने हैं। तो 4 गुना में E1, यानी हम बोल सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो दुगनी नहीं, कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में वेग का कोई यूज नहीं है, वेग का कोई यूज नहीं है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो वेग को दुगना करने पे संवेग दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा जो है आपका वो अपरिवर्तित रहेगा। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग। अच्छा, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, यानी हम मान लेते हैं कि m1 जो है वो बड़ा है m2 से, तो पहले वाले पिंड का द्रव्यमान जो होगा वो E1 मान, गतिज ऊर्जा E1 मान लेते हैं, दूसरे वाले द्रव्यमान का E2 मान लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, अगर हम E1 की बात करें तो E1 बराबर हो जाएगा p²/2m, क्योंकि हमको संवेग निकालना है तो हम संवेग का निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से p² जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 2m E1, और p जो है वो रूट अंडर कितना देगा? 2m E1। ठीक है। अच्छा, E2 का बात करें, अगर हम E2 का बात करें तो E2 बराबर हो जाएगा कितना? अच्छा, इसको M1 मान लेते हैं, M1 और ये M1। E2 का बात करें तो p² बटा में 2m2, तो E2 बराबर तो p² बराबर 2E2m2। ठीक है, और यहां से p निकल जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m2E2। ठीक है। अच्छा, इसको भी P1 P2 मान लेते हैं, ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है P1 P2 का बात किया जाए, P1 और P2, तो P1 आ गया मेरे पास 2mE1 M1E1 रूट अंडर, और P2 आ गया 2m2E2। तो हमको पता लगाना है कि बड़ा छोटा में संबंध, तो दो कॉन्स्टेंट दो को देखेंगे नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है मेरे पास कि E भी सेम है। ठीक है, तो हम किसको देख लेंगे? केवल M को, यानी अगर M1 और M2 में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो बोला गया है, हम क्वेश्चन मान के चले हैं यहाँ पे कि M1 जो है वो बड़ा है। अच्छा, M1 बड़ा है M2 से, तो हम बोल सकते हैं कि P1 भी बड़ा होगा P2 से। तब से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अधिक द्रव्यमान का आवेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि जिसका द्रव्यमान M1 का द्रव्यमान ज्यादा था तो इसका संवेग भी क्या आ गया? ज्यादा आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अधिक द्रव्यमान का आवेग जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक कण का प्रारंभिक वेग 3I प्लस चार्ज तथा त्वरण 0.4I, ये I है, 0.4I प्लस 0.3 J है, तो 10 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? अच्छा, ये कण का प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3I प्लस 4J, ये तो इसको मान लेंगे U, और ये दिया त्वरण, इसको मान लेंगे A, और इसको मान लेंगे T। तो 10 सेकंड को क्या इसकी चाल निकालने को V निकालना है। ठीक है, तो V का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरे पास U प्लस AT। ठीक है, और U कितना है मेरे पास? 3I प्लस 4J। ठीक है, अब प्लस AT यानी 0.4I प्लस 0.3 J गुना में 10। T कितना है? 10। ठीक है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा।
3i प्लस 4j। अगर 12th पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। 0.4i में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4i, पॉइंट हट जाता है, और यहाँ पे 3j, तो i वाला i के साथ जुटेगा, j वाला j के साथ जुटेगा, तो ये आ गया आपके पास 7i प्लस 7j। ठीक है। अच्छा, वेक्टर में ये जो मेरा आया है v, ये मैं v वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया 7i प्लस 7j। अगर हम v का मान ज्ञात करें, v का मान ज्ञात करें तो इसको मॉड v बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 गुने 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो 7 बाहर निकल जाएगा, और 2 अकेला तो रूट 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा v बराबर 7√2 यूनिट। ठीक है, v कितना जाएगा इसका 7√2 यूनिट। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि वजन जो होता है W बराबर होता है mg, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, और त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये आ गया मेरे पास 9.8 न्यूटन। कितना आ गया 9.8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1 जूल किसके बराबर होता है। 1 जूल जो होता है वो आपका बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ का। 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है किसके 10 के पावर 7 अर्घ का। अगर एक अर्घ का बात किया जाए तो बराबर होता है 10 के पावर -7 जूल का। जूल जो है वो उष्मा का एसआई मात्रक है, उष्मा का एसआई मात्रक है, इसको हम बोलते हैं एमकेस मात्रक भी बोलते हैं। और जूल जो है वो आपका अदिश राशि है। जूल जो उष्मा है उसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्घ होता है। ठीक है, जूल का सीजीएस मात्रक क्या होता है अर्घ होता है। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे किसी ऊंचाई पर रखी हुई गेंद, ठीक है, धनुष का खींचा हुआ कमान, ये सब क्या स्थितिज ऊर्जा है। किसी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, किसी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मेरे पास फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, और ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो भी हो, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मेरे लिए क्या होता है आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, विखंडन ऊर्जा जो होता है ये आपका नाभिकीय रिएक्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण जो है इसको हम डिनोट करते हैं आई से, जड़त्व आघूर्ण को डिनोट करते हैं आई से, और कोणीय त्वरण को डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं टॉर्क, जिसको डिनोट करते हैं टाउ से, इसको डिनोट करते हैं टाउ से, इसको बोलते हैं टॉर्क। अगर हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं बल
आघूर्ण। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है एक प्रकार का बल ही है, लेकिन अंतर क्या है कि समान बल जो होता है किसी वस्तु को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और बल आघूर्ण जो है किसी वस्तु को घुमाने का काम करता है। किसी वस्तु को गोल गोल घुमाने में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है बल और बल आघूर्ण दोनों एक ही चीज है। बल बस क्या काम करता है, बल किसी वस्तु को सरल रेखा में गति प्रदान करता है, और बल आघूर्ण जो है किसी वस्तु को वित्तीय गति में वित्तीय पथ पे गति प्रदान करता है। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है, तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति जो होती है वो बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष, मतलब अक्ष है, इसमें अगर हम यहाँ पर रस्सी बांध दे और इसे गोल गोल घुमाए, हम बच्चा को घुमाए होंगे हम लोग, ऐसे गोल गोल हम लोग घुमाए हैं, तो घुमाने जो प्रवृत्ति है यही मेरा क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, इसी को टॉर्क कहते हैं, इसी को मोमेंट कहते हैं, इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में टॉर्क, मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ फोर्स, इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है ना। अच्छा, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम आई से डिनोट किए हैं, तो जड़त्व आघूर्ण बोलता है किसी पिंड की घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु घूम रहा है और उसके जो परिवर्तन हो रहा है घूमने में, ठीक है, उसके का परिवर्तन कोई प्रतिरोध करता है, तो उस राशि को हम बोलते हैं क्या, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो उसके आकार, प्रकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण जो होता है आकार, प्रकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार। तो सेम उसी तरह जड़त्व आघूर्ण भी जो होता है वो द्रव्यमान पर आपका निर्भर करता है। ठीक है, कार्य जो होता है आपका वो अदिश राशि है, और इसका फॉर्मूला जो होता है W बराबर होता है क्या, Fs, बल गुना में विस्थापन। W बराबर Fs, बल गुना में विस्थापन, और कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक गोल आंतरिक कोना क्या कहलाता है, एक गोल आंतरिक कोना जो है वो आपका फिलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलेट। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों? अगर आप देखेंगे, अगर ये रेल की पटरी अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसके नीचे आपको ऐसे एक लकड़ी का पट्टा मिलेगा। ठीक है, ये पट्टे क्यों लगाए जाते हैं, तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। किसके लिए, गाड़ी के द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है, तो ये आपका दोनों पटरियों को जोड़े रखता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, अगर ये आपका पटरी है, ठीक है, तो इसके बीच में एक लोहे का ऐसे ज्वाइंट रहता है। ठीक है, तो इस दोनों चीज को क्या बोलते हैं, फिश प्लेट बोलते हैं, और इसका काम क्या है, तो दोनों पटरियों को जोड़े रखना। इंजन में पावर आवेगों को शिथिल करने के प्रयुक्त होती है। ठीक है, इंजन में जो हमारा पावर है उसको शिथिल यानी कि कम करने या निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, तो वो क्लच करता है। आप गाड़ी अगर देखे होंगे, गाड़ी में आप एक्सीलरेटर ले रहे हैं और क्लच पकड़ लीजिए, तो आपका एक्सीलरेटर कोई काम नहीं करेगा। यानी क्या कर दिया आप, जो क्लच से एक्सीलरेटर से जो आप पावर दे रहे थे उस पावर को क्या कर दिया, शिथिल कर दिया और निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लच जो होता है वो गियर और गियर बैक बॉक्स को, किसको, गियर और
गियर बॉक्स को गति से मुक्त कर देता है। ठीक है, गति से क्या कहता है, मुक्त कर देता है, जिसके कारण जो पावर जो था वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। पावर जो था वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। कि गियर का क्या काम है, गियर का काम ये है कि जो हम एक्सीलरेटर लेते हैं, ठीक है, जो हम पावर देते हैं उसको गियर उसको क्या काम करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, वह चक्का को चलाता है। तो क्लच ले लेंगे हम तो हमारा पावर जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, क्योंकि क्यों भिन्न है, तो भिन्न इसलिए है कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है। ठीक है, रॉकेट में ऑक्सीजन जो होता है उसकी आपूर्ति उसी में होती है, जबकि जेट में ऑक्सीजन जो होता है बाहर के वातावरण से प्राप्त होता है। इसलिए इसका मतलब सी सही है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं, डी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, रॉकेट जो है किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जेट नहीं। क्यों, क्योंकि जेट के ईंधन को जलने के लिए हमको बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। अच्छा, जेट में ईंधन कौन सा होता है, तो जेट में जो ईंधन होता है उसको हम बोलते हैं कैरोलीन। क्या बोलते हैं, कैरोलीन, या इंग्लिश में पैराफिन। ठीक है, तो इसको हमको जो ऑक्सीजन वो बाहर से दे देना पड़ता है, और ये अगर जेट जो है हमारे वायुमंडल से बाहर चला जाएगा तो वहां उसको वायुमंडल मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो जेट नहीं चल पाता है। इसलिए देखिएगा आप कि जेट को हमेशा कम ऊंचाई पर ही उड़ाया जाता है, लेकिन रॉकेट को हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि उसके ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था उसी के अंदर होती है। नेक्स्ट, दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है, डंडों की कुल लंबाई कितनी होगी। क्या देखिए, 5.234 कितना है, ये आपके पास है पहला 5.234 और दूसरा है 5.1, इसको जोड़ें कितना आएगा, 4, 3, 3 और 10, कितना आ गया 10.334। तो क्या करेंगे, बहुत से लड़के इसको ए आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ए आंसर जो है वो सरासर गलत है। ठीक है, अब देखिए हम इसको करना क्या होगा, इसमें जो होगा कुल लंबाई पूछा है तो हम इसमें निकालेंगे सार्थक अंक से। दशमलव के बाद का जो अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। तो इस वाले पहले वाले 5.234 में सार्थक अंक कितना है, 3, और 5.1 में सार्थक अंक कितना है, 1। तो कम किसमें, 5.1 में, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें सार्थक अंक कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में 5.234 में सार्थक अंक कितना है, 3, पॉइंट के बाद जो भी अंक होता है तो सार्थक अंक बोलते हैं। तो पॉइंट बाद है 2, 3 और 4 है, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 3, और दूसरे वाले पॉइंट बाद 1 है तो सार्थक की संख्या कितनी हो गई, 1। तो फाइनल जो आंसर मेरा आया है उसमें जो सार्थक अंक है उसमें सार्थक अंक का संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 10 बार हम कहां तक लेके चलेंगे, 3 तक, लेकिन 3 को लिखने से पहले हम इसके बाद वाला अंक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा आंसर आ जाता 10.554, इसको दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है हमको 3 तक देखना है, 1 हम 3 के बाद वाला देखेंगे। क्या इस 3 के बाद वाला 5 से ज्यादा है, नहीं कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको खत्म कर दो, यानी 10.3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 76 का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस केस में देखिएगा मेरा 10.554 आता, या इसको इसे कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा तो पता चलेगा, 10.6। तो एक अंक तक करना था 5 तक, इसके बाद रखेंगे 6। क्या जो जिसको हम देख रहे हैं इस 6 को, क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो ज्यादा है। जब ये ज्यादा है तो इसके बाद वाला एक जो अंक था वो बढ़ जाएगा, यानी 10.6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10.6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जोड़ने में ध्यान देना, ऐसा नहीं
कि आए आपको फटाफट, हाँ कितना आसान क्वेश्चन आ गया, इसको हम जोड़ देते हैं, इसको सार्थक अंकों देख के चलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर धागे से एक छोर से बांध दिया जाता है। द्रव्यमान कितना है? 1 kg। इसे धागे से बांध दिए हैं, ये मेरा केंद्र है और धागे से यहां बांध दिए, इसको हम बोलेंगे R। ठीक है, तो R मेरे पास कितना है? 1 मीटर। जैसे रस्सी में धागा बांध घुमाते हैं ना, तो जहां हाथ है मेरा और जहां से धागा हम बांधे हैं समान में पत्थर में, उसका दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा? R कहलाएगा। यदि एक समान कोणीय वेग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओमेगा। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये है आपका 2 रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है, तो धागे में तनाव, यानी ये जो धागा था इसमें कितना तनाव होगा वो निकालना है। तो तनाव ये का बल है। अच्छा, तनाव का जो फॉर्मूला होता है, तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास mv² बटा में r। ठीक है, mv² बटा में r। v तो है मेरे पास, m है मेरे पास, r है मेरे पास, v नहीं है, तो v निकाल लेते हैं। v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा। क्या होता है? r ओमेगा। r का वैल्यू हो गया 1, ओमेगा का वैल्यू हो गया 2, तो कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अब तुम तनाव निकाल लेते हैं। तनाव में m कितना है मेरे पास? 1 किलो। v कितना आ गया? 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है? r, तो r तो आपका 1 ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1, 2 का स्क्वायर 4 बटा में 1, तो 4 गुने 1, 4 बटा में 1 यानी कि 4 न्यूटन। क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। नेक्स्ट, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था कहने का मतलब है कि u मेरे पास कितना हो गया? 0। समान त्वरण की a बराबर है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है, अगले 4 सेकंड में S2 दूरी तय करता है, क्या संबंध है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि टोटल मेरे पास है 8 सेकंड, 0 से 4 और 4 से 8। इस 0 से 4 वाले में S1 दूरी तय करता है और इसमें S2 दूरी तय करता है, दोनों में क्या संबंध है? तो पहले 4 वाला निकाल लेते हैं। तो S1 का फॉर्मूला होता है मेरे पास ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT²। अच्छा, u तो 0 है, तो u गुने t 0 हो गया, प्लस 1 बटा में 2, a बराबर है तो a गुने 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 खत्म हो गया, तो 1 बटा में 2 गुने a गुने 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी मेरे पास आ गया कितना? 8a। कितना आ गया? 8a। ठीक है, अच्छा, 0 से 8 सेकंड में हम इसको S2 बोल सकते हैं। 0 से 8 सेकंड वाले S2 नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि 4 से 8 सेकंड वाले का मेरा क्या है? S2 है। तो इसको मान लेते हैं कुछ 0 से 8 सेकंड जो कुल दूरी जो तय किया, इसको मानते हैं s। तो s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT²। इस केस में भी u 0 है, 0 प्लस 1 बटा में त्वरण समान है तो a। अच्छा, t कितना हो जाएगा? तो t 0 से 8 तक टोटल ना है, तो इसको क्या लेंगे? 8 का स्क्वायर। तो 1 बटा में 2 गुने a गुने 64, तो 2 से ये कट जाएगा 32 बार में, यानी कितना आ गया मेरे पास? 32a। तो कहने का मतलब है कि 0 से 8 सेकंड में, ठीक है, फिर से एक बार यहाँ फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया 0, ये हो गया 8, तो 0 से 8 सेकंड में जो कुल दूरी तय हुआ है वो तय हुआ आपका 32a, और 0 से 4 सेकंड में जिसको हम S1 बोले थे, इसका कुल दूरी तय हुआ है 8a। तो S2 है, 4 से 8 सेकंड वाले का हम दूरी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। S2 बराबर हो जाएगा
टोटल 32a माइनस 8a, तो कितना आ जाएगा 24a। अच्छा 24a को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना में 8a, क्यों? क्योंकि हम 8a को जो है वो s1 माने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना में s1, तो s2 का वैल्यू कितना आ गया 3 गुना में s1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? नेक्स्ट, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि के तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? अच्छा, जब लड़का कोई पत्थर गिरा रहा है, फेंका तो नहीं है, गिरा रहा है, तो गिराने के केस में जो प्रारंभिक वेग होता है वो आपका 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। समय कितना हो जाएगा? समय पहुंचा है 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड हो गया। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कितना लगा होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, वो पत्थर नीचे की ओर आ रहा है और पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर ही लगाती है, तो जी का मान प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टोटल दूरी मानते हैं दूरी तय किया था वो एस किया था, और एस हमको निकालना है, तो एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू कितना है 0 और टी कितना है 8, प्लस 1/2, ए कितना है, ए की जगह जी हो जाएगा, त्वरण 9.8 और समय हो गया 8 का स्क्वायर, तो 0 गुने 8 जो था वो पास आ जाएगा 0 प्लस 1/2 गुना 9.8 गुना 8 का स्क्वायर 64, 2 से कट जाएगा 32 बार में। ठीक है, तो आ गया मेरे पास कितना 32 गुने 9.8। ठीक है, अगर ये 9.8 में 10 होता तो मैं कितना था 320 आता, लेकिन 320 से कुछ कम आएगा, तो 313 318 2 है। अच्छा, ये 9.2 जो है 10 से कितना कम है, 0.2 कम है, कितना कम है 0.2 कम है। थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, मैंने आपको गुना करना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि 32 जो है उसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2, आया समझ 9.8 को, तो 32 गुने 10 मेरे पास कितना हो गया 320। अगर 320 से कम एक ही ऑप्शन होता तो हम टिक कर देते, लेकिन 2 ऑप्शन है, इसे बनाना पड़ रहा है 320 में। अच्छा, 32 में दूसरे 64 एक पॉइंट है तो 6.4। ठीक है, और 320 में से 6.4 घटेगा तो ये आपका बच जाएगा कितना 313.6, तो गुना कैसे आप बच जाइएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग होता है? नॉट का उपयोग जो होता है वो गति नापने में होता है। ठीक है, जो नाव वगैरह है या जो पानी का जहाज है जिसको हम क्या बोलते हैं जलयान बोलते हैं, तो जलयान का जो गति होता है, जो स्पीड होता है, ठीक है, जलयान का जो गति होता है, जो स्पीड होता है, उसको हम नॉट में नापते हैं, किलोमीटर में नहीं नापते हैं। एक कार की गति और समय ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन 1000 किलोग्राम है, तो कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई यात्रा की दूरी क्या है? पहला तो इसमें जो दूरी निकालने में इस द्रव्यमान का कोई यूज नहीं है, ये फालतू का दिया हुआ है। ठीक है, इस द्रव्यमान का कोई यूज नहीं है। अब आते हैं कि किसी ग्राफ में दूरी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपका जो ये ग्राफ है 2 सेकंड में कितना बना है, तो पेन चेंज कर लिया जाए, 2 सेकंड में ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है ना। इस ग्राफ के अनुसार हमको ये बताना है कितना दूरी तय किया होगा। तो ग्राफ में जो दूरी होता है, अगर किसी हम ग्राफ को सॉल्व कर रहे हैं और ग्राफ में समय और वेग का है, ठीक है, या समय या चाल का है, तो दूरी जो होता है, ठीक है, उस ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अच्छा, तो जो ग्राफ बना है वो कैसा ग्राफ बना है, त्रिभुज बना है ना। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने में आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, हम पूरा ग्राफ क्यों नहीं लिए, क्योंकि ग्राफ तो इधर आगे भी बना हुआ है, ये सब इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमसे 2 सेकंड में पूछा है। कितने सेकंड पूछा है 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में बस यहाँ है, तो इसके थ्रू में ग्राफ क्या बन रहा है
त्रिभुज बन रहा है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, आधार को हम बोल दिए हैं AE और ऊंचाई को बोल दिए हैं BE। तो 1/2, अगर आधार को आप देखेंगे यहाँ A से E तक, तो यहाँ के पास कितना है 2, AE कितना है 2। अच्छा BE का बात करें, ये BE, तो B यहाँ चले जाइए एक्स एक्सिस पे, कितना है 15, कितना है 15, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 15 मीटर। यानी कि वो कार कितनी दूरी तय की थी, तो 15 मीटर का दूरी तय किया था। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अच्छा देखिए, तो थोड़ा मैथ के हिसाब से सॉल्व करते हैं। बोलता है वस्तु के समय 20% की वृद्धि होती है, तो पहला संवेग जो था मेरे पास उसको P1 मान लें और दूसरे समय को P2। 20% का वृद्धि होता है, तो अगर पहले वाले संवेग में 100 था तो दूसरे वाला संवेग कितना हो जाएगा 120। इसका अनुपात कितना आ जाएगा 20×5 = 100, 20×6 = 20 आ। मैं पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, तो इसके अनुसार 100 समझ में आना चाहिए। तो अब हम संवेग कितना मान लिए, पहले वाले का 5 और दूसरे वाले का 6। अच्छा ऊर्जा देख लेते हैं। ऊर्जा जो है संवेग के अनुसार, ठीक है, संवेग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसे जो गतिज ऊर्जा उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। अब जब हम उसको संवेग इंक्लूड करना चाहते हैं तब मेरा फॉर्मूला होता है p²/2m, ठीक है, दो फॉर्मूला होता है। जब वेग दिया रहेगा तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जाएगा 1/2 mv², और जब संवेग दिया रहेगा तो p²/2m, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि m में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें p²/2m और यहाँ पे क्या देगा p²/2m, तो m तो दोनों का बराबर है, वो अनुपात निकालते m खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अनुपात कितना आ गया p1² अनुपात p2², ठीक है। ऊर्जा का अनुपात कितना आ जाएगा p1² अच्छा p1 मेरे पास है 5, तो ये हो गया 25, और ये होगा कितना आपके पास 6×6 = 36। तो प्रतिशत निकालना तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या होगा कितना वृद्धि हुआ है, तो 25 से 36 कितना हुआ होगा 11, 11 बटा में 25 गुना में 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44%। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको 25 को 100 बना सकते हैं 4 से गुना करके, और 36 को 4 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 144, ठीक है। तो 100 से कितना हो गया 44, तो कितना का वृद्धि हुआ 44 का, यानी कि 44% का, ठीक है। तो इतना आपको समझाने में टाइम लगा, इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। आज समझ, मैं आपको डिटेल से लिख के बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप भी मेथड समझें। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक बता दे खत्म हो जाए। हाँ गति ऐसे, गतिज ऊर्जा मेरा हो गया कितना 5 से 6, तो सॉरी संवेग मेरा 5 से 6, तो गतिज ऊर्जा जो जगह हो जाएगा 25 से 36, तो परसेंटेज आ जाएगा 44%, ठीक है। इससे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इसको समझिए और प्रैक्टिस करते समय आप शॉर्ट ट्रिक से बनाया कीजिए, इन सब स्टेप को गैप किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियम का प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे आपके न्यूटन ने। कौन किया था, क्या था आपका न्यूटन। न्यूटन ने आपके गति के 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसको बोलते हैं गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और इसी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है, बल की परिभाषा, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु में लगा बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है।
किसी वस्तु में लगा बल संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बटा में टी संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो F बराबर ma। तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। तो डायरेक्ट पूछा भी जाता है आपसे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है, तो बल मिलता है, और न्यूटन के बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है, तो बल का सूत्र मिलता है। तृतीय नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अगर जड़त्व के नियम का बात किया जाए तो ये आपका दिया था गैलीलियो ने। कौन दिया था, गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व कहता है कि कोई भी वस्तु विराम की स्थिति में बनी रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गति का जड़त्व कहता है कि कोई भी वस्तु गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है। तो ये गति के नियम के बारे में इतने चीज था। अच्छा, न्यूटन ने गति के 3 समीकरण भी दिए थे। कौन कौन, पहला समीकरण दिया था आपका, पहला समीकरण दिया था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा दिया था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा दिया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। नेक्स्ट, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कहां पे, पृथ्वी के केंद्र पे। पृथ्वी के केंद्र पे जो भार होता है वो शून्य होता है। क्यों, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है mg, और पृथ्वी के केंद्र पे g का वैल्यू 0 है, इसलिए w का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण से वो गिरती है, ठीक है। जब गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है तो उसका भार जो होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण से गिरेगी तो किसी वस्तु का आभासी भार जो होता है, वास्तविक भार माइनस mg होता है। अच्छा, वास्तविक भार जो कितना है, वास्तविक भार भी हम यहां देखें w है माइनस mg। अच्छा, w भी किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, और माइनस में mg से mg कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 0। तो स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान भी इसका भार कितना रहता है, 0। पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, 0। अंतरागहिक अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, अंतरिक्ष में भी g कितना है, 0 है, तो w कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी घर्षणहीन सतह पर कभी भार 0 नहीं होता है, क्योंकि अभी हम पढ़े W बराबर mg, और इसमें कहीं घर्षण के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो घर्षण नहीं रहने और भी उसका भार जो होगा वो रहेगा, क्योंकि भार जो होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए घर्षणहीन सतह पर भी उसका भार रहेगा। घर्षणहीन सतह पे दिक्कत क्या है, उस पिंड को चलने में दिक्कत होता है, ठीक है। अगर आपका सतह जो घर्षणहीन है यानी घर्षण उसमें नहीं है तो उसमें चल नहीं सकते हैं, बस यही दिक्कत है, लेकिन आपका भार उतना का उतना रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह से चट्टान को लाया जाता है तब क्या होता है, चंद्रमा की सतह से अगर एक चट्टान को लाया जाए तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, नहीं, भार परिवर्तित होगा, ठीक बात है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम बताएं कि भार का फॉर्मूला होता है mg, द्रव्यमान गुना में त्वरण, तो द्रव्यमान जो होता है हमेशा फिक्स होगा, उसका भार बदल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है
चंद्रमा का द्वितीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के द्वितीय त्वरण का 1/6 होता है। इसलिए जब द्वितीय त्वरण बदल जा रहा है तो उसका भार भी बदल जाएगा, और कितना होगा, तो पृथ्वी पर के भार का 1/6। अगर पृथ्वी पर बात करें हम, तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो द्वितीय त्वरण होता है, ठीक है, वो ध्रुव पे होता है, और सबसे कम जो होता है वो भूमध्य रेखा पे होता है। इसमें क्यों? क्योंकि ध्रुवों पे जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कम होती है, इसलिए द्वितीय त्वरण ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए द्वितीय त्वरण जो होता है वो कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान है वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के पलायन वेग का बात करें तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 मीटर प्रति सेकंड होता है। ग्रह का बात किया जाए सबसे ज्यादा किसका होता है? पृथ्वी का 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कहा जाए तो सूर्य के प्रकाशीय मंडल का वो होता है 116 किलोमीटर प्रति सेकंड। ग्रह में सबसे ज्यादा बृहस्पति का 59.6 किलोमीटर, और पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के प्रकाश मंडल का 116 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने पर उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ता होगा? तो बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार पीवी जो है वो एक अचर राशि होता है। पीवी जो होता है क्या होता है? अचर राशि है। तो दो केस में P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2। अच्छा, हम क्या निकाला? दाब। तो P1 बटा में P2 बराबर कितना आ जाएगा? V2 बटा में V1। अच्छा, स्थिर दाब 20% कम करने पे V1 और V2 हो कितना गया? तो 100 से कितना हो गया? 80, यानी 20 5 100 20 के 80। तो V1 बटा V2 कितना गया? 5 बटा में 4। तो V2 बटा V1 कितना आ जाएगा? 4 बटा में 5, ठीक है। इसको हम 100 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 100 और 80। एक सेकंड, 20 5 100 20 चौके 80, ठीक है। तो नहीं, कितना, अच्छा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? एक सेकंड देखिएगा, पूछा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी P1 जो मेरा है वो पहला केस है और P2 जो है वो दूसरा केस है। जब बढ़ने का बात किया है तो P1 से बढ़ के कितना होगा? P2 होगा ना। तो हम P1 को 100 करेंगे, तो P1 को 100 करने के लिए इसको 25 से गुना करना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना करना पड़ेगा? 125। तो कितना बढ़ गया? ये 25% बढ़ गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी, 25%। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एक कारण नहीं है? ठीक है, किस घटना के लिए केशिकत्व जो है केवल एक कारण नहीं है? तो स्याही का सोखना जो होता है इसमें केवल एक क्रिया होती है, और कौन सी होती है? केशिकत्व क्रिया, ठीक है। भूमिगत जल का ऊपर उठना, इसमें भी एक क्रिया होती है, कौन सी? केशिकत्व क्रिया। सूती कपड़े में पानी की बूंदों का फैलना, इसमें 2 क्रिया होता है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अच्छा, ये दोनों कौन कौन सा होता है? पहला होता है केशिकत्व, पहला कौन सा होता है? केशिकत्व, और दूसरा क्रिया होता है आपका पृष्ठ तनाव। जब सूती कपड़ा पानी की बूंद फैलता है तो केशिकत्व उसको क्या करता है? उसको खींचता है, खींच के ऊपर ले आता है, और पृष्ठ तनाव से क्या करता है? बाकी सरफेस पर फैलाता है। तो सूती कपड़ा में जो पानी का बूंद फैलता है उसमें 2 क्रिया होती है, एक केशिकत्व की क्रिया और दूसरा पृष्ठ तनाव की क्रिया।
नेक्स्ट, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति, तो इसको क्या कहता है आपका? ये कहलाता है आपका नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। क्यों? क्योंकि एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? याद है? एनीमोमीटर से हम लोग नापते हैं हवा की शक्ति और गति। हवा की शक्ति और गति, हमसे हवा नहीं बोला है, बादल बोला है, तो बादल से हो जाएगा नेफोस्कोप। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति नापते हैं और उसकी गति को नापते हैं। रेन गेज से वर्षा की मात्रा नापते हैं, कितना वर्षा हुआ है इसका मात्रा नापते हैं। ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता नापते हैं। ठीक है। एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? दाब नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? भूतल की ऊंचाई। ठीक है, यानी भूमि के तल से किसी चीज का ऊंचाई कितना है उसको हम अल्टीमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? यही बताया मैंने, बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। विद्युत धारा का सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, पावर, वोल्टेज। ठीक है, इसको हम नापते हैं वोल्ट से, वोल्ट मीटर। और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। इसका खोज कौन किया था? वोल्ट। ठीक है। सुनाई देने में अंतर, सुनाई देने में अंतर जो होता है उसको हम नापते हैं डेसिबल से। आदमी जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और चमगादड़ जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो अभी बताया था मैंने पीछे कि आभासी भार जो होता है, आभासी भार, अगर मेरे पास लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो आभासी भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वास्तविक भार माइनस mg से। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उस केस में आभासी भार जो होगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक भार प्लस mg। ठीक है। तो भार कम कब होगा? जब लिफ्ट नीचे आएगा। पहला बात तो ये होगा, क्योंकि mg घट रहा है तो भार हमसे कम पूछा है, तो भार कब हो? जब लिफ्ट नीचे आएगी, क्योंकि इसमें प्लस mg है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये केस तो होगा नहीं ऊपर जाने वाला। अच्छा, नीचे है, ये ऊपर देखिए c में, c तो होगा नहीं, और ऊपर a है, a मेरे पास होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, त्वरण के साथ और समान गति के साथ। अच्छा, समान गति के साथ जब जा रहा है तो इसका मतलब कि त्वरण मेरे पास कितना है? 0 है। त्वरण मेरे पास कितना है? 0 है समान गति से, यानी कि g कितना है? 0 है। समान गति से जा रहा है तो त्वरण कितना हो गया? 0। अच्छा, जब त्वरण मेरे पास 0 है, ठीक है, जब त्वरण मेरे पास 0 है तो इसका आभासी भार जो हो जाएगा वो वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। और जब कुछ त्वरण के साथ जा रहा होगा, या त्वरण कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो mg 0 नहीं होगा। मान लो mg वैल्यू 1 ही आ गया, तो ये वास्तविक भार में से 1 घटेगा ना, तो ये आभासी भार तो वास्तविक भार से कुछ ना कुछ तो कम होगा। आभासी भार जो होगा वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा वास्तविक भार से। आया बात समझ? तो इस केस में जब त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो आभासी भार जो होगा वो कम हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है। और समान गति के साथ नीचे जाएगा तो आपका आभासी भार जो होगा वो वास्तविक भार के बराबर होगा। ठीक है। और अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो आभासी भार जो होगा
वो ज्यादा होगा वास्तविक भार से, और आदमी जो है वो ज्यादा भारी प्रतीत होगा। लेकिन जब वो त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, तो आभासी भार जो होगा वास्तविक भार से कम होगा, इसलिए वो वस्तु जो है कम भारी प्रतीत होगी। तो भार में कमी पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपका 30 क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।